लीड के लिए आप अलग कुछ पसंद होते हैं, वो पसंद में आप फिट नहीं बैठते। बोलते समय बोलते कि यार ये दिव्येंदु भट्टाचार्य इतना खूबसूरत भी नहीं है, सांवले वर्ण का है, तो मैं थोड़ा सा डर गया था। आई जस्ट लॉस्ट माई मदर इन 2021। आई कुडंट अटेंड हर फ्यूनरल बिकॉज आई वाज शूटिंग इन टर्की। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने क्राफ्ट के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, चाहे उन्हें रोल छोटा मिले या बड़ा, अपने काम की वजह से आपके दिलों पर एक छाप छोड़ जाते हैं, एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। हमारे साथ हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य। दिव्येंदु दा, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले क्योंकि आपको ना आपके किरदारों की वजह से, जैसे कि मैं बोल रहा था, छोटे हो, बड़ा हो, जिस भी तरीके से इतना इम्पैक्टफुल होता है कि लोग वो रख लेते हैं, अपने दिलों में रख लेते हैं। लेकिन आपके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ, थोड़ा बचपन से बताइए। पैदाइश मैं कलकत्ता से हूँ। मैं ऑफ कोर्स वेरी मच अ कलकत्ता बॉय। सो मेरे मॉम डैड पीएनटी डिपार्टमेंट में, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करते थे। और मैं कलकत्ता में चित्तरंजन करके एक हॉस्पिटल थे, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। फिर उसके बाद बेहाला नाम की एक जगह है जहाँ हम रहते थे। और बचपन से मतलब सारी चीज़ों में, जैसे एक बंगाली मिडिल क्लास फैमिली में शौक, जैसे कि पेंटिंग भी करते थे, खेलते भी थे, तबला भी बजाते थे। तो मोहल्ले के थिएटर में, स्कूल में थिएटर करना, ये सब करना, ये सब भी करते थे। तो बचपन में थिएटर वेटर का बहुत शौक था। तो घर में ही मतलब एक मतलब बहुत मैं पैम्पर्ड फैमिली में पैदा हुआ हूँ। सो सब फैमिली वाले सबको इकट्ठा करके मैं मच्छरदानी टांग के और अब नाइट लैंप जला के मैं बिस्तर पे चढ़ के स्टेज बना के कुछ ना कुछ करता था। एक विजन है कि मेमोरी है मेरे दिमाग में अभी भी। बचपन से ही परफॉर्मर थे। हाँ, परफ़ॉर्म वो ये चलता रहा। और मैं एक स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ हेविली, आई वाज़ हेविली इनटू स्पोर्ट्स। वो अभी भी देखता हूँ, फुटबॉल के लिए आपका जो प्यार हाँ, है। हाँ, तो आई वाज़ हेविली इनटू स्पोर्ट्स। मतलब मैं खुद फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, ट्रैक एंड फ़ील्ड करता था, जिम्नास्टिक्स सब कुछ किया मैंने एक ज़माने में। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको पता चलता है कि टू मच ऑफ इंजरीज़, और आपको लगता है कि यार ये उसमें परस्यू कर नहीं पाऊँगा। जो फाइनल ईयर का प्ले था, वो प्ले काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद जो जिन्होंने प्ले कराया था, एक टीचर थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि तू 10th के बाद अगर तू जब कॉलेज आएगा 11th स्टैंडर्ड में, तब तू हमारा ग्रुप जॉइन कर सकता है। तो मैं ग्रुप भी जॉइन कर लिया था। तो मैं सबॉर्डिनेट बन बन के बैठ के देखता था, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़ करता था, कर लेता था। कभी जाके चाय लेके आ जाता था, कभी किसी की सिगरेट लाना है तो लेके आ जाते थे। और कभी कोई छोटा-मोटा प्रॉक्सी देने का मौका मिल जाता था तो बहुत खुश होते थे कि आज प्रॉक्सी दिया। यूँ करते-करते जब पता चला कि आई कैन डू दिस, देन आई वाज़ अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाय इप्टा इन 1993। आपको एनएसडी के बारे में उस समय पता चल गया था कि उसी ये टाइम ही पता चला था, उसी टाइम ही पता चल गया था जिस टाइम मैं थिएटर में बहुत ज़्यादा घुस चुका था। और मेरे 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 जो जनरल एजुकेशन काफ़ी इफ़ेक्ट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिकॉज़ आप अगर पढ़ोगे नहीं तो एग्ज़ाम क्या दोगे? कुछ बताओ ना उस बारे में। कौन सीनियर थे और किस तरीके की रैगिंग हुई आपकी? पीपल का पेड़ हुआ करता था, तो काफ़ी मज़बूत पेड़ था, तो पेड़ में चढ़ा देते थे। बोला कि अभी वहाँ बैठ के अश्वत्थामा का स्पीच बोल। कौन थे उस समय सीनियर्स? मेरे सीनियर्स, मेरे इमीडिएट सीनियर बैच था स्वानंद किरकिरे, नवाज़। हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमारा सेकंड ईयर में था स्वानंद, नवाज़, अभी जेएनएसडी का डायरेक्टर बना चित्तरंजन त्रिपाठी। तो ये सारे हमारा सेकंड ईयर वाले, गीतांजलि कुलकर्णी। कई लोग वो उससे निकलना चाहते हैं। मैं कई उसके वो देख रहा था, जैसे नवाज़ भाई का ही नाम ले रहा हूँ मैं, उसमें वो उन्होंने बोला कि इससे निकलना ज़रूरी है वरना आप बंध जाते हो वहाँ। हाँ, क्या तो सच बात है? हाँ, तो इसलिए 3 साल के बाद मैं निकल गया था। 3 साल के बाद वहाँ माहौल भी थोड़ा-सा गड़बड़ाने लग गया था थोड़ा। अच्छा, हॉस्टल में रूम पार्टनर कौन था आपका? उस टाइम हमारे में, मेरे डॉर्मेट्री में मेरे रूम पार्टनर में राजपाल यादव, अम, अशरफुल हक गुज़र गया है, संजय सोनू, गौतम मजूमदार। फिर दादा जब आए मुंबई, कैसा माहौल था और फिर काम कैसे मिला वो बताओ? मुंबई आने से पहले एक्चुअली मैंने मानसून वेडिंग फ़िल्म कर ली थी। तो जो और मानसून वेडिंग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया था, काफ़ी बड़ी फ़िल्म हो गई थी, बहुत चर्चित फ़िल्म हो गई थी। तो उस टाइम वो डीवीडी के टाइम का एरा था वो, उस टाइम तो ये पोर्टल-वोर्टल कुछ थे नहीं।
तो लोगों को इंटरनेशनल फ़िल्म में पता चल जाता था कि ये फ़िल्में हैं, तो वो डीवीडी लेके देख लेते थे। तो जो निश ऑडियंस होते थे, जो निश डायरेक्टर्स होते थे, उनको पता था कि यार मैं ही वही कैरेक्टर हूँ। कि मैं कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो मिल रहा था वो कर रहा था, तो काम चल रहा था। कम पैसे नहीं थे, कम पैसे मिलते थे। छोटे रोल्स मिलते थे, लेकिन शिद्दत से करते थे वो काम। फिर ब्लैक फ्राइडे कैसे बनी? अनुराग ने मेरा मैंने उससे पहले दिव्य दृष्टि करके एक फ़िल्म कर ली थी, जो एक डिजिटल टॉकीज़ की, जो फ़िल्म बैन हो गई थी। मेन लीड किया था मैंने। और उर्फ प्रोफेसर करके एक फ़िल्म की थी, पंकज अडवाणी की फ़िल्म थी, पंकज अडवाणी तो गुज़र गया, तो उसकी एक फ़िल्म थी। तो ये दोनों फ़िल्म उसने देखने के बाद उसको अनुराग ने कहा कि यार ये कैरेक्टर है एड़ा याकूब, मैं तेरे को कास्ट करना चाहता हूँ। तो एड़ा याकूब के लिए मेरे को डायरेक्ट कास्ट कर लिया था। तो ही मतलब अनुराग एड़ा याकूब, वही मैं कह रहा हूँ, एड़ा याकूब के लिए भी बाकी लोग जैसे कि ऑडिशन मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। मैंने डायरेक्ट अनुराग ने कास्ट कर लिया था, और उसके बाद देवडी में भी मेरे को डायरेक्ट कास्ट कर लिया था। चुन्नी लाल के बारे में अगर देवदास और ये सब उस कैरेक्टर के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने उसको इंटरप्रेट किया और फिर पर्दे पर उकेरा, वो एक अलग कहानी है और लोगों ने पसंद भी किया। तो वहां से आपको लगता है वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट है? हाँ, देवडी वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। देवडी ऑफ कोर्स, देवडी वाज़ अ कल्ट हिट, इज़ अ कल्ट क्लासिक बनाया था उस टाइम। तो देवडी आज के तारीख में भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि कोई आके बोलता है कि मैंने देवडी 15 बार देखे, मैंने 16 बार देखे। उस टाइम तो कल्ट हिट था वो। लेकिन वो फ्रैगमेंट नहीं मिलता रहा, मतलब उन्हों के साल में 1 फ़िल्म किया, पिछले 1 साल में आगे 1 साल में 1 फ़िल्म किया, छोटे रोल, बड़े रोल, ऐसा करते चलता रहा। बट ओटीटी आने के बाद ही थोड़ा-सा रिजेक्शंस कभी फेस किया? बहुत फेस किया। रिजेक्शन तो हर कोई फेस करता है। फेल्यूर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। अब एक रिजेक्शन होता है, 2-3 रिजेक्शन होता है, 3 रिजेक्शन होते हैं, उसके बाद एक कुछ आता है, और उसमें अगर आप खड़े उतरते हैं, तो बाकी उन तीनों रिजेक्शन, चारों रिजेक्शन का जवाब भी दे देते हैं। मैं वो कोर समझना चाह रहा हूँ कि चाहे वो काम छोटा मिले, बड़ा मिले, फाइनेंसेस कैसे भी हों, कुछ भी हो। छोटा काम तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा काम तो आसान होता है। डायरेक्टर भी सोचता है देवू आके फाड़ेगा, प्रोड्यूसर भी छोड़ेगा, सोचता है कि मैं इसको इतना पैसे किस लिए दे रहा हूँ कि ये छोटे रोल में आके फाड़ेगा। तो पूरा सेट आपको ऐसे देखते रहता है, ये कब फाड़ेगा। तो वो जो फाड़ने का जो सिलसिला है, तो वो तब तक आपकी फटी होती है। छोटा रोल है ना, वो उसका कोई जर्नी नहीं है, लोगों की इतनी नज़र भी नहीं है। कि आप प्रोटैगनिस्ट हो अनदेखी के, वो पहले क्या वैसे ही चीजें थी? लोग आपको लीड के तौर पे देख पा रहे थे? एंड ऑफ द डे आप ये बोल के भी जाते हो कि आप बहुत बढ़िया एक्टर है, क्या एक्टर है, नेचुरल एक्टर करते हैं, ये कर दिया आपने, वो ऐसा कर देता है। लेकिन वो लीड के लिए आप अलग कुछ पसंद होते हैं, वो पसंद में आप फिट नहीं बैठते। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लीड के लिए क्या वो उस तरीके से एक धारणा बना ली है कि एक हीरो जो है इस तरह की बॉडी का होगा, इस कलर का होगा, इस तरीके या का ऑफ होगा? कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इंटरव्यू लिखते समय या कोई कुछ करते समय, कुछ बोलते समय बोलता है कि यार ये दिव्येंदु भट्टाचार्य इतना खूबसूरत भी नहीं है, तो सांवले वर्ण का है, लेकिन आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, ये किस तरीके से। तो आप जब शुरू ही इस बात पे करते हैं कि ये डॉन जॉन नहीं है, मतलब ये खूबसूरत नहीं है, राजपुत्र नहीं है, तो आपने पहले ही शुरुआत में ही अब ये धारणा बना लिए थे कि राजकुमार तो होना ही पड़ेगा। फिर ओटीटी की बात करता हूँ मैं, ओटीटी में कमाल का काम है। मतलब आप जामतारा में दिखते हो, अनदेखी में दिखते हो, महारानी में दिखते हो और रेलवे मैन जैसे सीरीज़ में भी दिखते हो और उस सब में आपको लोग पहचानते हैं उस काम को, वो सेलिब्रेट करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जो सिनेमा में नहीं हो पा रहा है। इसको इस बदलाव को कैसे देखते हो? ये तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक कोई मतलब एक कोई जगह है कि बोला कि यार यहाँ मैं काम करूँगा या तू काम नहीं करेगा, वहाँ तू वहाँ काम करेगा। ऐसा नहीं है। हम ये फ़ील्ड है, सभी के लिए सभी ओपन के लिए ओपन है, मतलब चाहे वो यस्टरये स्टार हो, वो स्टार हो, ये स्टार हो, वो स्टार हो, आज के स्टार हो, कल के स्टार हो, परसों के स्टार हो, नॉन स्टार हो, सब हर कोई काम कर सकता है। लेकिन वही जो फिर चीज़ें हैं कि आप धीरे-धीरे आप आपको लगता है कि यार कि आप कुछ कुछ दिनों बाद इस जगह में भी ऐसा कुछ शुरू ना हो जाए।
मंगल पांडे में आमिर के साथ काम किया है, अभी मिशन रानीगंज मैंने देखा, अक्षय कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आपका। रणवीर के साथ आपने लुटेरा की है, गोल में जॉन अब्राहम जैसे कलाकार थे। वो सब एक्सपीरियंस बताओ, जब स्टार्स के साथ काम करते हो उस समय कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और पर्टिकुलरली आप किन स्टार के साथ आपको काम करने में मज़ा आया वो भी बताओ? मज़ा तो मज़ा मुझे हर काम में आता है। मैं जो भी काम करता हूँ, वो काम अगर वही मैं कह रहा हूँ कि वही गिने-चुने कुछ काम होते थे जो कुछ एक टाइम में कुछ सीरियल किया था, मज़ा नहीं आता था। कलकत्ता में 1-2 सीरियल में पूरा काम किया था, तब मज़ा नहीं आता था। तो अदरवाइज़ मैंने कभी भी ऐसा उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मेरे को मज़ा नहीं आया। तो हर काम में मैं मज़ा लेता हूँ, अच्छा लगता है। आमिर खान के साथ बहुत अच्छा लगा। मंगल पांडे करने के बाद एक बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई थी हमारी, और बहुत ही मैलिएबल एक्टर है, कमाल का एक्टर है। क्यों क्यों देने के लिए भी वो अपना जोखिम जोखिम उठा के क्यों दे सकते हैं, मतलब ऐसे जगह में खड़े हो जाएँगे क्यों देने के लिए जहाँ लोग तो मैं बहुत ही कमाल है। जॉन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जॉन के साथ तो मैंने 2 फ़िल्मों में काम किया है। गोल में काम किया, जॉन की जो पहली फ़िल्म थी एतबार विक्रम भट्ट की फ़िल्म, वहाँ भी हम दोनों ने काम किया। और रणबीर ने जब लुटेरा किया तो रणबीर वाज़ अ न्यूकमर, वेरी यंग एंड न्यूकमर, तो उसके साथ भी काम करने में बड़ा मज़ा आता था। कहीं पढ़ रहा था कि विलेन का किरदार निभाने के लिए आपको धमकी भी मिली थी। क्या है इसकी कहानी? डिजिटल मीडिया में मैं नया हूँ, मतलब इंस्टा इंस्टा में, सोशल नेटवर्क में, तो मैंने वो एक क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 1 किया था, उसमें लायक तालुदर का कैरेक्टर किया था जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती बोला कि यार आपको तो रहना चाहिए इंस्टा में क्योंकि यू आर अ सेलिब्रिटी, यू डोंट हैव एनी इंस्टा पेज। तो ज़बरदस्ती उसने खोल-वोल दिया था, तो एक दिन अचानक पता चला कि यार कुछ ऐसे कमेंट आया हुआ है कि इतना गंदा काम कर रहा है तू, ज़िंदगी में तो पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा, तो तेरे घर में माँ-बहन नहीं है, मतलब जो मर्ज़ी बोले जा रहे थे। तो मैं थोड़ा-सा डर गया था, फिर मेरे को लगा कि यार मैंने मैंने बेटे को बोला था कि डिलीट करिए सब कुछ, तो बेटे बोला कि बेटे ने बोला कि यार व्हाई यू आर बॉदर्ड बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक फिगर, तुम आपको आपको ऐसे बहुत लोग बोलते रहेंगे। हाँ, हाँ, वो तो रिवॉर्ड है एक्चुअली देखा जाए तो, इट्स अ रिवॉर्ड। आई थिंक जब मैंने अनदेखी किया तब तो शायद अगर वो लोग इतने पढ़े लिखे लोग होंगे तो तुमको पता ही चल गया होगा। रियल लाइफ में आप ऐसे ही कूल हो या इमोशनल हो? कितने इमोशनल हो मेरे को ये समझ। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। अ, दिखाता कम हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरा खराब मूड किसी को कभी इफ़ेक्ट ना करे। दुःख है ऑफ लेकिन वो दबा कोर्स, के रखा है। ऑफ कोर्स। किस चीज़ का है? बहुत कुछ चीज़ों का है। आई जस्ट लॉस्ट माय मदर इन 2021। आई कुडन्ट अटेंड हर फ्यूनरल बिकॉज़ आई वाज़ शूटिंग इन टर्की। I cried the whole night, but next day I shot. That night only I shot because show must go on. We are actors. तो अगर मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे तो पता ही होना चाहिए ना कि ये डेस्टिनी है भाई। ऐसे एक ना एक दिन होगा ही। और मैं हमेशा यही सोचता था। मैं एनएसडी में जब एनएसडी गया था तभी मैं बार बार ये सोचता था कि अगर ऐसा कभी कोई न्यूज़ आ जाए तो क्या होगा, ऐसा कभी कोई न्यूज़ आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये न्यूज़ आखिरकार आया, लेकिन बहुत साल बाद मैं जब टर्की में शूटिंग कर रहा हूँ तब आया।